फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट टाइम जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा 8th क्लास का चैप्टर 4 हिस्ट्री का आदिवासी डिकू और स्वर्ण युग की कल्पना। ये हमने चैप्टर स्टार्ट किए थे, इसके कई सारे हम टॉपिक कवर कर चुके थे। लास्ट हमारा जो टॉपिक रहा था वो ये रहा था हमारा, कुछ लोग एक जगह खेती करते हैं। तो ये लास्ट हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। यहाँ से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। या नीचे आपको एक पिक्चर दिख रही है, ये पूर्ववर्ती जो है पूर्ववर्ती के जो निसी आदिवासी हैं उसके गांव के जो लट्ठे थे उनसे बनाकर एक घर है। जब ये घर पर जाते हैं तो पूरा जो गांव है वो क्या करते हैं, मदद करते हैं, मतलब घर बनाने में। तो ये वो घर बनाने की जो बांस नहीं होते, लट्ठे जो होते हैं उनसे बनाने की कोशिश कर रही है ये। ठीक है। आदिवासी मुखियों का क्या असर हुआ था? एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा था। अब बात आती है कि औपनिवेशिक शासन क्या है, कि जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे। देखो, कोई भी औपनिवेशिक शासन उसे कहते हैं जब किसी भी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से किसी जो गवर्नमेंट है या किसी बाहरी पावर का हम पे जो दबदबा होता है या कंट्रोल होता है, तो हम उसे औपनिवेशिक शासन कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर्स का था, अंग्रेजों का था। तो हम क्या है, उनके औपनिवेश थे। तो अब औपनिवेशिक जो गवर्नमेंट है वो हो गई, तो अब शासन किनका हुआ? उनका। तो क्या था यहाँ पर? औपनिवेशिक शासन। तो औपनिवेशिक शासन ने जो आदिवासियों के जीवन पर क्या असर डाले वो हम देखने वाले हैं कि क्या क्या अब इस औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों पर क्या असर पड़े थे। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें ये बदलाव क्या थे, कि क्या चेंजेज आए थे। तो पहला टॉपिक है हमारा आदिवासी मुखियों का क्या हुआ, कि जो आदिवासी मुखिया होते थे उनका क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता था, कि जो अंग्रेज आए थे उससे पहले जो मुखिया होता था उसका एक इम्पॉर्टेंट स्थान होता था, महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा क्या होती थी? आर्थिक ताकत होती, मतलब पैसा अच्छा होती थी। वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन एवं वन प्रबंधन के क्या होते थे? स्थानीय नियम खुद बनाते थे, कि मतलब यहाँ पर किस तरह से ये जंगल हमें यूज़ करने हैं, ये ज़मीन कैसे यूज़ करनी है, खुद नियम बनाते थे। लेकिन जब औपनिवेशिक शासन आ गया तो ब्रिटिशर्स बनाने लगे ये सारी चीज़ें। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियों के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे, कि जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई या औपनिवेशिक शासन आ गया तो उनके कामकाज में भी बदलाव आए, चेंजेस आए, और बाकी चीज़ें भी काफ़ी बदल गई थी। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियों के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्होंने कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिल रहा, लेकिन उनकी जो शासकीय शक्तियां थी वो भी छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियमों के लिए बाध्य कर दिया। कि मतलब उन्हें कई गांव पर जो मालिकाना हक था वो तो मिलता रहा, लेकिन उनके जो शासकीय पावर थी वो उनसे छिन गई और ब्रिटिश अधिकारी द्वारा जो नियम बनाए गए थे उन्हीं को उनको फॉलो करना पड़ रहा था। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना होता था। नजराना मतलब कोई गिफ्ट, उपहार वगैरह, उनको नजराना कहा जाता है। और अंग्रेजों के प्रतिनिधियों की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास ताकत तो थी पर अब नहीं रही, और वे परंपरागत कामों को करने में भी क्या थे? लाचार थे, कि जो उनकी परंपराएं चली आ रही थी, पहले से जो काम कर रहे थे वो भी अब वो लोग नहीं कर पा रहे थे। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ, कि जो काश्तकार थे, घुमंतु जो थे, उनका क्या हुआ? ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि ये आदिवासियों के समूह, अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जो इधर उधर भटकने वाले लोग थे उनसे, वो जो एक साथ ठहर के नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि ये आदिवासी समूह के जो लोग हैं वो एक जगह स्थायी रूप से रहें और उनके लिए काम करें।
सबसे बड़ी बात। तो यहाँ आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, ये जंगलों में ये आदिवासी लोग हैं, ये गुजरात के जंगलों की जो भील औरतें हैं उनको दिखाया है यहाँ पर। एक मिनट इसको देख लेते हैं। तो ये घुमंतू खेती करती हुई जो गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया और खेती के लिए क्या है, ज़मीन साफ कर रही हैं औरतें। घुमंतू खेती, जिसके बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब तो ये जंगल है साफ कर रही हैं और यहाँ पर खेती कर रही हैं। तो आज भी गुजरात के कई जंगलों में आज भी मतलब इस तरह से खेती की जाती है। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको प्रॉब्लम थी ना आदिवासियों से, वो क्या चाहते थे कि भाई ये एक जगह टिक के रहें और काम करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अब उन्हें मतलब अगर कोई एक जगह रहेगा टिक के तो उन्हें कंट्रोल करना तो आसान रहेगा, लेकिन इधर उधर घूमने वालों को वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजों ने अपने शासन के लिए आमदनी पर नियमित स्रोत भी चाहते थे कि मतलब उनके नियमित क्या है स्रोत हों आमदनी पर, पैसों पर। अब अगर वो एक जगह रुक के ज़मीन करेंगे तो टैक्स भी देंगे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया, ना मतलब उसे माप किया और हिस्सा तय कर दिया कि ये तुम्हारा है। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा, मतलब ये भी फिक्स कर दिया कि भाई ये ज़मीन तो तुम्हारी है लेकिन यहाँ से लगान भी इतना मिलना चाहिए। कुछ किसानों को भूस्वामियों और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया कि कुछ को तो भूस्वामी बना दिया, कुछ को पट्टेदार कर दिया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। मतलब सरकार को तो सिर्फ अपने से मतलब था कि हमें लगान मिल जाए चाहे कैसे भी। तो कुछ को पट्टेदार बना देते थे वो, कुछ को भूस्वामी बना देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसने की, एक मिनट, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही कि जो झूम काश्तकार थे स्थायी रूप से जो बसने की अंग्रेजों की कोशिश थी कि ये नहीं स्थायी रूप से बसाना है, वो कामयाब तो हुई नहीं। अब वो बसा तो पाए नहीं। तो जहाँ पानी कम और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्य के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत, कि मतलब इस टाइप से हम खेती नहीं करेंगे, हमें जो हमारे परंपरागत ढंग है उससे ही खेती करने दिए जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई कि भाई अब जब बहुत ज़्यादा लोगों ने विरोध किया तो अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी, उनको, सरकार को, और उनको जैसे वो चाहते थे वैसी खेती करने की अनुमति दे दी। यहाँ आप देख रहे हो ये आंध्र प्रदेश में एक धान की खेती में काम करते हुए आदिवासियों को दिखा रखा है। समतल मैदान में जंगलों में धान की खेती के बीच का आपको फर्क दिख रहा होगा। यहाँ एक किसान काम करते हुए। वन कानून और उनके प्रभाव, की जो वन कानून बने थे और उनके इफेक्ट क्या हुए थे, प्रभाव। जैसा कि आपने देखा है कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः इन वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी क्या पड़ा था, असर। और खास करके आप देखोगे सबसे ज़्यादा असर तो आदिवासियों के जीवन पर ही पड़ेगा, क्योंकि जो जंगलों से जुड़े हुए कौन थे, वही लोग जुड़े हुए थे। तो सबसे ज़्यादा असर उन्हीं की उस पर पड़ा था, लाइफ पे भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया कि जंगल क्या है, अब राज्य की संपत्ति है। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये बेटा ज़रूर ध्यान रख लेना कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया था जंगलों को, कौन से आरक्षित थे, कौन से क्या थे। ये ऐसे जंगल थे। अब ये आरक्षित वनों की डेफिनेशन है कि आरक्षित वन क्या होते हैं। तो आरक्षित वन क्या थे, ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को, मतलब ये राज्य को संपत्ति घोषित कर दिए तो ये आरक्षित वन हो गए, लेकिन अंग्रेज उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से लकड़ी वो पैदा कर लेते थे और ये सारी चीज़ें उनकी ज़रूरत है पूरी हो जाती थी।
इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने की मतलब कोई आराम से फ्री होके कि भाई कोई बिना रोक टोक के घूम नहीं सकता था। झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशु का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी कि मतलब कोई भी अपनी मर्जी से घूम नहीं सकता, खेती नहीं कर सकता, मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी अंग्रेज सरकार से। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह ज़िंदगी जीते, या भाई जो झूमिंग खेती कर रहे थे उनको तो जब पेट ही इससे भरता था उनका, तो अब वो कैसे जिएंगे। तो काश्तकार ज़िंदगी मतलब इस तरह से ज़िंदा रह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बहुत बहुत मतलब जो उनमें से बहुत से जो थे वो काम और रोज़गार की तलाश में मजबूरन कहाँ चले गए, अब वो जगह छोड़ के दूसरे इलाके में चले गए। अब भाई ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो वहाँ से चले गए। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और आदिवासी और लकड़ी इकट्ठा करने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से करें। कि भाई अब उन्होंने आदिवासियों को जाने से तो मना कर दिया जंगलों में, लेकिन अब उनके साथ परेशानी ये हो गई कि उन्हें जो स्लीपर्स की रेलवे के लिए अगर उन्हें वर्कर्स चाहिए तो अब वो कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे। पहले तो वो लोग कर देते थे आदिवासी, अब उनको तुम जंगल में जाने नहीं देंगे तो वो क्यों काम करेंगे। स्लीपर्स क्या होते हैं, लकड़ी के 36 तख्ते होते हैं जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। जैसे आप सबने देखा होगा ना, जैसे रेलवे ट्रैक होता है, जैसे आपकी एक तरह से ये दो पटरियां हैं, इनके बीच में जो वो आपने आज के टाइम में देखा पोल लगे होते हैं, वो किसके, सीमेंट के होते हैं आज के टाइम में। तो पहले ये किसके होते थे, ये लकड़ी के होते थे, स्लीपर्स होते थे। तो इनको कहा जाता है स्लीपर्स। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल निकाला। उन्होंने जो औपनिवेशिक अधिकारी थे उन्होंने भी इनके एक हल निकाल लिया। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। कि भाई जो वन विभाग के लिए मजदूरी करेगा उसको ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा दे दिया जाएगा और वो जमीन खेती कर सकता है। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग के जो सस्ते श्रमिकों की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली गई कि अब उनको मजदूर मिल गए थे और उनके लिए वन गांव बसा दिए कि भाई ये गांव कौन से हैं, वन गांव जो वन के लिए काम करेंगे। यहाँ एक अंग्रेजों के इस देश में जो जीना कठिन है, कितना कठिन है, ये एक स्रोत है, उसके थ्रू मतलब बताया गया है कि उस टाइम में क्या हालात थे आदिवासियों के, वो है। 1930 के दशक में बैरियार एल्विन ने जो मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया। जो एल्विन थे वो गए थे मध्य भारत के आदिवासियों के पास। एल्विन इन आदिवासियों के रीति रिवाज और उनकी कला, लोक संस्कृति को जानना चाहते थे कि किस तरह से इनकी कला क्या है, इनकी कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, रीति रिवाज क्या है। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठा किए जिनमें इस बात की शिकायत की गई थी कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे हालात से गुजर रहे हैं। कि उन्होंने कई गाने वगैरह कलेक्ट किए और उनमें देखा कि उनमें ये शिकायत थी उन गानों में ज़्यादातर कि वो किस तरह से बुरे हालात से गुजर रहे हैं। अब एक यहाँ पे दे रखा है एक गाना, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, जीना कितना मुश्किल है। जमींदार बैठा है गाँव में, दरवाजे पे कोतवार, बगीचे में पटवारी, खेतों में सरकार। कि भाई अंग्रेजों का जो ये देश है इसमें जीना कितना मुश्किल है कि ज़मींदार गांव में बैठा है, दरवाजे पे कोतवार जो एक तरह से पुलिस वाले को बोला जाता है, गांव बगीचों में पटवारी है, खेतों में सरकार है, मतलब ये सारे खून चूसने वाले ही हैं। अंग्रेजों के इस देश में कितना जीना मुश्किल है। पशु कर अदा करने के लिए बेचता है गाय, तो भैंस बेचते हैं तो जंगल कर के लिए। मतलब हम पशु कर अगर देना है तो गाय बेच देंगे, अगर जंगल कर देना है तो भैंस बेच देंगे। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाएं कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। कि भाई ये सारी चीज़ें बेच बाच के हम कर अदा कर रहे हैं और भोजन कहाँ से मिले, हमें खाना पीना कहाँ से मिले। बहुत सारे आदिवासी समूह में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन किया। कि बहुत सारे जो आदिवासी समूह थे उन्होंने ये जो नियम कानून बनाए इनका विरोध किया, नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और इन्हीं तौर तरीके से चलते रहे। उन्होंने सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी और कई बार उन्हें खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में
सोंग्राम संगम द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुए वन सत्याग्रह इसी तरह के क्या हैं, विद्रोह हैं। तो ये याद रख लेना बच्चों कि ये जो सोंग्राम और संगम का कब हुआ था, मतलब ये विद्रोह, तो और ये कहाँ पर मतलब हुआ था, असम में हुआ था, कब कब हुआ था, ये सारा। यहाँ आपको ये जनजाति की महिलाएं दिखा रखी हैं। गोदारा जनजाति की महिलाएं हैं, ये बुनती हुई नजर आ रही हैं आपको। ये इस तरह से चटाई वटाई या जो भी है कपड़ा वगैरह बुन रही होंगी। ये गोदारा जनजाति की, ये आदिवासी जनजाति की महिलाएं हैं। ये व्यापार की समस्या। 19वीं सदी के दौरान जनजाति समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे, कि उन्होंने देखा कि जो महाजन है और व्यापारी हैं वो जंगलों में जल्दी जल्दी आ रहे हैं। वे वन उपजें खरीदने, नगद कर्ज देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे हैं। इतने सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाला है, यह समझने में आदिवासियों को क्या है, कुछ समय लग गया कि भाई इन सारी चीज़ों से क्या बदलाव आने वाले हैं। तो उनको समझने में थोड़ा टाइम लग गया था। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादन की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। तो एक उदाहरण है रेशम उत्पादन का, वो देख रहे हैं कि 18वीं सेंचुरी में क्या था, भारतीय जो रेशम था उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपीय देशों में। भारतीय रेशम की अब क्यों थी, अब भाई क्वालिटी अच्छी होगी तभी तो। भारतीय रेशम की गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर क्या देने लगे, जोर देने लगे। अब भाई जिससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, वही काम करेंगे, तो वो अब इस खेती पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजीराबाग के पास रहने वाले सांथाल रेशम कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृषि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृषि कोष के लिए 3 या 4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृषि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था और उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। सोचो उनको कितना पैसा दे रहे, इन्हीं के 3 या 4 रुपए का 5 गुना। आप सोचो मतलब कितना 5 गुना, जैसे 3 रुपए का ले रहे हैं 30 का बेच रहे हैं, इस हिसाब से सोचो उनको कितना फायदा होता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच जो कड़ी का काम करने वाले थे वो बिचौलिया थे, कि निर्यातक जो होते थे और उनके बीच जो कड़ी का काम करते थे वो कौन होते थे, बिचौलिया, जो बीच का होता है। वो जमकर मुनाफा उठाते थे, मतलब उनको तो फायदा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। अब सबसे कम फायदा किनको मिल रहा है, रेशम उत्पादकों को। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों का अपना सबसे बड़ा क्या मानते थे, दुश्मन। अब मानेंगे भाई, फायदा खुद उठा रहे थे और बेनिफिट खुद ले रहे थे, उनको नुकसान हो रहा था। यहाँ आपको एक महिला दिख रही है चटाई बनाते हुए। ये ज़्यादातर महिलाएं जो थी वो सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं थी, वो और भी काम करती थी। देखो किस तरह से बच्चों को संभाले हुए और चटाई बनाने का काम भी कर रही है। ये एक हजांग जो कम्युनिटी है, मतलब आदिवासियों की, उसकी है ये। चटाई बुनती हुई एक हजांग औरत के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था। वे खेतों में और कारखानों में भी अपने बच्चों के ले जाकर और उनके साथ क्या करती थी, काम करती थी। यहाँ आपको ये दिख रहे हैं, ये बिहार के कोयला खनिक हैं। ये कोयले की खान में काम करने वाले हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये 1920 के दशक में बिहार की जो झरिया की खानें हैं उनमें, रानीगंज और जो कोयला खदानें उनमें काम करने वाले, बिहार के कोयला खनिक 1948-1920 के दशक में बिहार की जो झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दम घोंटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक था और यह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा क्या है, मजदूर मर जाते थे। अब देखो कितने मुश्किल से उन्हें
काम करते थे ये सारे और जान भी चली जाती थी। लेकिन फ़र्क क्या पड़ रहा है, जिनको काम करवाना उन्हें तो कोई नहीं पड़ रहा। काम की तलाश, काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में ही चाय बागान फैलने लगे, खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गए। असम में चाय के बागानों और झारखंड में कोयले की खदानों में काम करने के लिए आदिवासी को बड़ी संख्या में भर्ती किया जाता था। लोगों को ठेकेदारों की जो मार्फत भर्ती की जाती थी और वे ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते कि भाई अब तुम यहाँ ही रहोगे और यहीं काम करोगे और घर नहीं जाओगे। एक तरह से मतलब ज़बरदस्ती बांध के रखना बेगार जैसा ही था। नज़दीक से देखने पर 19वीं सदी और 20वीं सदी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समुदायों ने बदलते कानून और अपने व्यवहार पर लोगों की पाबंदी, नए करों और व्यापारियों महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 और 32 में कोयला आदिवासियों ने और 1855 में सांथाल ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर क्षेत्र विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में बर्दी विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो इसी तरह का विद्रोह था। अब यहाँ कई सारे जो देखो विद्रोह आपको दिखा रखे हैं तो उनको याद रख लेना ज़रा। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने किया था। 1855 में सांथाल ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में जो बस्तर विद्रोह है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा जैसे क्वेश्चन, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में हुआ था। 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो बरली विद्रोह हुआ था। इस तरह से तो ये हमें याद होने चाहिए। अब बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हमने शुरुआत जब चैप्टर शुरू किया था तभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। बिरसा मुंडा, बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियों चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय आखड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडे के आसपास जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों जो मुखिया थे उनको विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोगों ने स्वर्ण युग की बात करते हुए जब मुंडा लोग दिकू के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे, सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाइयाँ, जिसे हम मुल्क की लड़ाई कहते हैं, लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य क्या करना है, वापस लेना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला कि जो पास का मिशनरी स्कूल होगा उसमें गए होंगे। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है, मतलब इतना पावरफुल है, और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें। तो हो सकता है बाद में बिरसा ने एक जाने माने जो वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता या दया पर जोर देने लगे। मतलब अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आया उनसे यह काफ़ी गहरे तौर पे जो प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समुदायों को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन जादू टोने में विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों पर भी लगाए, जो जमींदार जो थे या मिशनरी और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया था। वह उन्हें बाहर
जो बाहर का मानते थे और मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। उनका मानना था कि ये जो जमींदार हैं और अंग्रेज हैं, ये बाहर के हैं, ये हमारी क्या है, जो जीवन शैली है उसको क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। यह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग, सतत युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटस्थ बंद बनते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे और पेड़ और बाग लगाते थे। मतलब वो ये बताते थे कि किस तरह का जीवन जीते थे उस टाइम, वो स्वर्ण जीवन। एक बार यहाँ ये देख लेते हैं। ये भी एक मुंडा जनजातियों का एक गीत है, लहू लोहान मेरे कंधे। मुंडा आदिवासियों के गीत में उनके कष्ट झलकते थे। मतलब जो भी उनके गीत होते थे उनमें ज़्यादातर उनके दर्द तकलीफ होती थी। हाय कोलू के बैल की तरह मैं, लहू लोहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन है रात रहते हैं मुझे परेशान, बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात। कि मतलब जमींदार के दूत आते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं सपनों में भी। हाय यह मेरी हालात, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। वैष्णव क्या होता है? वैष्णव होता है कि आपका जो विष्णु की पूजा करने वाले होते थे उनको वैष्णव कहा जाता था। उन्नीस में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। यह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग, सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटस्थ बनाते थे, कुदरती झरने की नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेत करते थे। यह काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों, मतलब जो उनके बिरादरी के होते थे, मतलब जो उनकी कम्युनिटी के रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में क्या करें, काम। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्योगों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह जो आंदोलन था मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना था। क्यों? क्योंकि जो बिरसा मुंडा था वो ये मानता था ये जमींदार भी क्या हैं, ये भी बाहर के हैं, तो वो इन सबको बाहर ही करना चाहता था एक तरह से। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडा की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनतियाँ और उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थीं। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की क्या कर रहे थे, आलोचना। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान करते थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दिकू और यूरोपी को तबाह कर देते हैं। बिरसा के अनुयायी दिकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोला और सफ़ेद झंडा जो था वो बिरसा का क्या था, प्रतीक था। सन 1900 में 1900 में क्या हुआ, बिरसा की हैजा से मृत्यु हो गई और आंदोलन क्या है, ठंडा पड़ गया। भाई जब लीडर की डेथ हो गई तो आंदोलन ठंडा पड़ गया। और यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून
करने के लिए मजबूर कर दिया, जिनके ज़रिए दिकू लोग आदिवासियों को ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। और दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय पर विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को व्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के ज़रिए इस काम को क्या दिया था, अंजाम दिया था। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।